मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है कि यदि आप फार्मूला तैयार कर लेते हैं तो मुख्य मान ज्ञात करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ हमने कहा है कि प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य शाखा के परिसर का मान आपके मायने में जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हम लोग यह तय करते हैं कि यह मुख्य मान हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। यहाँ दिया cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, तो इसको हम लोग हल करते हैं। अब cos इनवर्स -1/2 बराबर हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? चूंकि हम फार्मूला में जानते हैं, चूंकि cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो उसी फार्मूले के आधार पर हमने इसको लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो cos इनवर्स -1/2 बराबर हमको मिला पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं कि वह कौन सा कोण है जिसके cos का मान 1/2 होता है। वैसे भी हमने कहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है, ये सारा खेल जो खेला जाता है इसमें सब कोण पर ही आधारित होता है। इसलिए प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन के कोणों का मान आपको अवश्य याद रहना चाहिए। तो cos का वह कौन सा कोण है जिसका मान 1/2 होता है? तो हम पाते हैं कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो cos इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 60 अंश, यानी कि π/3। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने लघुत्तम लिया 3 तो हमको मिलेगा 3 पाई माइनस पाई, और 3 पाई में से 1 पाई निकला तो बचा क्या? 2 π/3। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमको मुख्य मान मिल रहा है, ये देखिए cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान तभी होगा जब यह cos इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर में स्थित होगा। तो मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है cos इनवर्स का? तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर जीरो से पाई होता है, यानी कि 0 से लेकर के 180 अंश तक के सभी कोण इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे 2 π/3 का मतलब क्या हुआ? π/3 का मतलब 60 अंश, 60 गुणे 2 यानी कि 120 अंश। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 120 अंश इसके परिसर में अवश्य स्थित है। अगर इसके परिसर में स्थित है तो हम कहेंगे इसलिए cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 π/3 होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हमसे कह रहे हैं tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। तो यहाँ से चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है? -tan इनवर्स x। तो उस फार्मूले के आधार पर हम सीधा सीधा यहाँ कह सकते हैं -tan इनवर्स 1। यहाँ लिख दीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? चूंकि tan इनवर्स -x बराबर होता है tan इनवर्स x। इसलिए tan इनवर्स -1 बराबर हमें मिला माइनस। अब देखिए ये कहते हैं tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है? ये कहते हैं
कि वह कौन सा कोण है जिसके tan का मान 1 होता है। तो हम जानते हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है, उसको रेडियन हम लिखते हैं π/4, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे -π/4। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या यह मुख्य शाखा के परिसर में स्थित है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर -π/2 होता है। यहाँ देखिए छोटा कोष्टक लगाया है, इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में सब चर्चा किया है। जो भी छात्र पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हम लिंक दे रहे हैं, वहां से जा कर के आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भाग 1 भाग 2 का विधिवत अध्ययन कीजिए, ताकि ये सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर छोटे कोष्टक का मतलब होता है इसमें -90 अंश और +90 अंश इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि बीच के सारे कोण इसमें सम्मिलित होंगे। यानी कि -90 अंश से बड़े जितने भी कोण होंगे सब सम्मिलित होगा, और 90 अंश से छोटे जितने भी कोण होंगे सब इसमें सम्मिलित होंगे। तो हम पाते हैं कि -π/4 का मतलब क्या हुआ, -45 अंश, जो कि -90 अंश से बड़ा है। अगर बड़ा है तो यह मध्य में जरूर स्थित होगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं, इसलिए tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहे हैं सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे और बड़े ही आसानी के साथ सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो हमें क्या मिला, सेक इनवर्स 2/3 दिया है। अब सेक इनवर्स 2/3 का तात्पर्य क्या होता है, ये कहते हैं कि वह कौन सा कोण है जिसके सेक का मान 2/3 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वह कोण 30 अंश होता है। कोणों का मान आप याद कर लीजिए। सेक इनवर्स 2/3 दे रहा है और हमसे कह रहा है कि वह कौन सा कोण है जिसके सेक का मान 2/3 होता है। तो हम जानते हैं कि 30 अंश का मान 2/3 होता है। तो बराबर हम लिख सकते हैं 30 अंश, या रेडियन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यह π/6 जो है यह सेक इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर में स्थित है या नहीं है। चलिए, चूंकि सेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर जीरो टू पाई यानी 0 से लेकर के पाई तक होता है, लेकिन इसमें ये कहते हैं कि π/2 को आप नहीं ले सकते। यहाँ से अब हम देखते हैं कि 90 अंश को हमको नहीं लेना है, क्योंकि सेक इनवर्स का 90 अंश का जो मान है यह मुख्य शाखा के परिसर में नहीं आता है। लेकिन हमारा वैल्यू क्या है, π/6। π/6 का मतलब 30 अंश, और 30 अंश निश्चित रूप से इसके बीच में स्थित होगा। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान π/6 होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहे हैं cot इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, या मुख्य मान क्या होगा। एक बार फिर से हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं।
प्रश्न दिया काट इनवर्स करड़ी में 3 बराबर। अब यहाँ पे हम लोग विचार करते हैं कि वह कौन सा कोण है जिसके काट का मान करड़ी में 3 होता है। तो हम जानते हैं काट 30 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 30 अंश यानी कि π/6। रेडियन मान क्या हो जाएगा π/6। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि काट इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है। हम लिखेंगे चूंकि काट इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर 0 से 180 अंश के बीच में होता है। यहाँ पर फिर से देखिए छोटा कोष्टक लगा है। जब छोटा कोष्टक लग जाता है तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, जबकि इन दोनों के मध्य के जितने भी कोण हैं सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये 30 अंश निश्चित रूप से इसके अंतर्गत आएगा, 0 से पाई के बीच में स्थित होगा। इसलिए हम कहेंगे इसलिए काट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहे हैं कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। कास इनवर्स -1/2 बराबर हम लिख देते हैं पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। हमने ऐसा क्यों लिखा? चूंकि हम जानते हैं चूंकि कास इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कास इनवर्स x होता है। तो इस तरीके से कास इनवर्स -1/2 बराबर हमें मिला पाई माइनस। अब कास इनवर्स 1/2 तो हम जानते हैं कि वह कौन सा कोण है जिसके कास का मान 1/2 होता है। यानी कि कास का वह कौन सा कोण है जिसका मान 1/2 होता है। तो हम जानते हैं कास 45 अंश का मान 1/2 होता है। इसलिए कास इनवर्स 1/2 की जगह हम लिखेंगे इसका रेडियन मान π/4। अगर हम लघुत्तम लें 4 तो यहाँ हमें मिलेगा 4π माइनस पाई। 4 में से 1 निकला तो मिला क्या 3π/4। अब 3π/4 बराबर क्या होता है? देखिए जब इसको हम हल करेंगे या हम कह सकते हैं 3 गुणे 180 अंश, क्योंकि पाई बराबर क्या 180 अंश भागे 4 जब करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 4 चौक 16, 2 20, 4 पंजे 20, 45 अंश गुणा करते हैं तो हमको वैल्यू मिला 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 1 13। यानी 3π/4 का मतलब हुआ 135 अंश। और हम जानते हैं कि चूंकि कास इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर 0 to पाई होता है, यानी कि 0 से लेकर 180 अंश तक के सभी मान इसमें सम्मिलित होते हैं। तो 135 अंश कहाँ मिलेगा? 0 और 180 अंश के बीच में अवश्य मिलेगा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे इसलिए कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 3π/4 होगा। 3π/4 होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहे हैं कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या होगा।
तो चलिए इसको भी हम लोग फार्मूले द्वारा बड़े ही आसान तरीके से हल करते हैं। कोसेक इनवर्स करड़ी में -2, तो करड़ी -2 है। हम जानते हैं कोसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। तो उस आधार पर हमको मिलेगा माइनस कोसेक इनवर्स करड़ी में 2। कहाँ से मिला, चलिए लिख दीजिए। चूंकि कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे बाएं पक्ष फिर से लिखेंगे कोसेक इनवर्स -√2 बराबर माइनस। अब हम यहाँ देखते हैं कि वह कौन सा कोण है जिसके कोसेक का मान करड़ी में 2 होता है, या हम इसको सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि कोसेक के किस कोण का मान करड़ी में 2 होता है। तो हम लोग पाते हैं कि 45 अंश यानी कोसेक 45 अंश का मान करड़ी में 2 होता है, और इसका रेडियन मान जो होता है वो क्या होता है, π/4 होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये हमें वैल्यू मिला है, यानी कि जो मान प्राप्त हो रहा है, यह कोसेक के मुख्य शाखा के परिसर में स्थित है या नहीं है। तो चलिए हम पहले लिखते हैं कि चूंकि कोसेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसमें 0 अंश सम्मिलित नहीं होता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सभी फार्मूले याद कीजिए, साथ ही साथ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत और परिसर जो होते हैं ये मुख्य मान ज्ञात करने में सहायक होते हैं, जबकि जो प्रांत का मान दिया रहता है आगे के प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए जो भी छात्र यहाँ विलंब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के सर्वप्रथम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे आधारित जो भी थियरी बेस आपको बताया गया है, फार्मूला बेस बताया गया है, उन सबको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप वापस यहाँ पर आएंगे, प्रश्न को हल करेंगे, तो बड़े ही आनंद पूर्वक तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कोसेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -90 अंश से +90 अंश तक होता है, लेकिन ये कहते हैं कि इसमें 0 अंश सम्मिलित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा वैल्यू है वो -π/4 है, इसका मतलब -π/4 भी इस परिसर में स्थित होगा। अगर स्थित होगा तो हम कहेंगे इसलिए कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2 का मुख्य मान -π/4 होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। अगर जो छात्र विलंब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको यह मैटर बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो रहा है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मानों को आप बड़े ही आसानी के साथ फार्मूला बेस के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप घर बैठे गणित विषय का आनंद पूर्वक अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।